जी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, जस्ट लेट्स से ये तरजागी की इक्वेशन लास्ट टाइम हमने यूज की थी, क्यू अल्टीमेट, और ये उसके शेयर फैक्टर थे। तो दिस इज द जनरल बेयरिंग कैपेसिटी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। एस डी आई 3 फैक्टर हम कंसिडर कर सकते हैं, ये दो आप छोड़ दें, और ये तो उसी की समरी उसने बताई हुई है। लेट्स से ये एग्जांपल है आपके सामने। A rectangular foundation 2 meter by 4 meter is to be founded at a depth of 1 meter below the surface of a deep stratum of soft saturated clay with a unit weight of 20 kilonewton per cubic meter. Undrained and consolidated undrained. Track their test. Establish the following soil parameters. Phi U0, Cu undrained cohesion 20 kilopascal दी हुई है, और अगर ड्रेन्ड कंडीशंस आ गई हैं तो कोहेजन उसने कहा 0 होगी, कंसोलिडेट और फाई की वैल्यू 0। तो ये दो केसेस उसने बता दिए, अनड्रेन्ड कंसोलिडेशन और ड्रेन्ड कंसोलिडेशन टेस्ट से। डिटरमिन द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन बाय यूजिंग द तरजागी मेथड, ये तो पिछले वाला ही है। 1 इमीडिएटली आफ्टर कंस्ट्रक्शन एंड सम इयर्स आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। तो ये जनरली क्ले सॉइल है, जैसे ऊपर बताया भी गया हुआ है कि उस सैचुरेटेड क्ले सॉइल है। अगर हम क्विकली उसके ऊपर लोड प्लेस करना शुरू कर देंगे, जो टेक्निकल रिलेटेड लोगों का ज्यादा ये फील्ड है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं अनड्रेन्ड कंडीशंस। बिकॉज व्हेन यू आर अप्लाइंग लोड क्विकली, जो नीचे क्ले है वो सैचुरेटेड है, इट विल स्टार्ट डेवलपिंग पोर वाटर प्रेशर। जो अंडर वाटर है उसके अंदर वो भी अंडर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। Water want to go outside the loaded area, but due to low permeability, immediately it cannot move. तो इस कंडीशन को हम अनड्रेन्ड कंडीशन कहते हैं। तो अंडर अनड्रेन्ड कंडीशंस उसकी वर्स्ट सिचुएशन ये है कि हम उसमें फाई की जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 कर देते हैं, और प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है क्ले के केस में, और सिर्फ कोहेजन होगी। बट इफ यू आर अप्लाइंग द लोड वेरी स्लोली, कि थोड़ा सा लोड आपने अप्लाई किया, जो पोर वाटर प्रेशर डेवलप हुआ है, यू विल प्रोवाइड द टाइम कि वो सारे का सारा पोर वाटर प्रेशर जो है वो डिसिपेट हो जाए, वाटर यहाँ से निकल जाए, और आप अगला इंक्रीमेंट लोड का नहीं अप्लाई करेंगे अंटिल द पोर वाटर प्रेशर इज डिसिपेटेड। तो दिस सिचुएशन इज नोन एज ड्रेन्ड कंडीशन। ठीक है जी। तो ये जो आपकी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्लेज होती हैं, उसमें फिर उस सूरत में हम फाई की वैल्यू आ जाती है, और कोहेजन जो है वो, क्योंकि लूजली प्लेस सॉइल है तो एक्चुअली कोहेजन वहां होती नहीं। तो ये वो कह रहा है। तो ये ऊपर जो पैरामीटर्स उसने अनड्रेन्ड के दिए हुए हैं, फाई U0, Cu0, दिस corresponds to the condition immediately after the construction or after providing time after some years after the construction, वो drained condition को indicate कर रहा है। तो ये आपके सामने है। You can say सही क्वेश्चन। जी जी। तो ये जो ड्रेन कंडीशन है ये तो सैंड्स में आएगी, क्ले में भी आ सकती है, तो उसका फिर हम Cu0 क्यों ले रहे हैं? जब ये ग्राउंड सॉफ्ट ग्राउंड कंडीशंस है ना, सॉफ्ट का मतलब ये है कि सॉइल बिल्कुल लूजली प्लेस की हुई है। इसी हद तक कोहेजन का ताल्लुक जो है ना वो इसी से भी है कि कितनी आपकी क्ले ओवर कंसोलिडेट हो गई है। जैसे हम किसी चीज को प्रेस कर देते हैं तो कोहेजन उससे डेवलप होती है, ठीक है ना। अब लूजली प्लेस का मतलब यह है कि एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल प्लेस हुए हुए हैं, तो जनरली पार्टिकल्स के दरमियान बाइंडिंग नहीं है। लेकिन जब आप क्विकली लोड अप्लाई करेंगे ना, तो उस वाटर की वजह से कोहेजन्स या उसको होगी। लेकिन अगर वो हम पानी को वहां से निकलने देंगे तो ग्राउंड इतनी अभी कंसोलिडेट नहीं हुई कि उसमें कोहेजन हो। तो जनरली ये दो टिपिकल कंडीशन है कि अगर सॉफ्ट ग्राउंड कंडीशंस या नॉर्मली कंसोलिडेटेड, इसको भी हम कह सकते हैं, अंडर ड्रेन्ड कंडीशन अगर हम बात करें तो उसमें कोहेजन बहुत कम होगी। तो फॉर दिस पर्पस उसको 0 कर देते हैं। अंडर अनड्रेन्ड कंडीशंस फाई नहीं होगी और कोहेजन होगी। ये उस सूरत में है जब आपकी ग्राउंड बहुत ही सॉफ्ट कंडीशन में है। अगर वो ओवर कंसोलिडेटेड है तो फिर कोहेजन होगी ड्रेन्ड कंडीशन में। ड्रेन्ड कंडीशन का ताल्लुक सैंड से या क्ले से नहीं है। ड्रेन्ड कंडीशन का मतलब ड्रेन्ड जो उसके लफ्जी मानी है कि व्हेन यू अप्लाई द लोड प्रेशर इज डेवलप, पोर वाटर प्रेशर इज डेवलप। और अगर आपका लोड अप्लाई करने का रेट या ड्यूरेशन इतना कम है कि जो आपने थोड़ा सा लोड अप्लाई किया
इट विल डेवलप पोर वाटर प्रेशर। आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट वेट करेंगे अंटिल सच टाइम दैट जो पोर वाटर प्रेशर इनिशियली डेवलप हुआ है वो डिसिपेट कर जाए और वाटर वहां से माइग्रेट कर जाए जितना उसका ग्रेडियंट डेवलप हुआ है। तो दिस सिचुएशन इज सैंड के केस में चूंकि वो ड्रेन कंडीशन विद नो टाइम हो जाती है, बट क्ले के केस में दिस नीड समटाइम्स मच लॉन्गर टाइम, वीक्स, मंथ्स, समटाइम ईयर्स में भी। और इसी तरह उसी को कंसोलिडेशन सेटलमेंट कहेंगे कि जैसे जैसे ड्रेन होगा पानी वहां से स्केप करेगा, वो स्पेस जो है वो पार्टिकल्स लेंगे और इससे ग्राउंड कंसोलिडेट होगा, सेटल होगा। तो एनीवे आप इसको देख लें। तो ये उसने क्यू अल्टीमेट की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि ये CNC और ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो उसका फैक्टर लग गया गामा DF NQ, और तीसरी टर्म फाई 0 है तो वो नहीं आएगी, तो ये अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू आ गई। और सेकंड पार्ट जैसे मैंने कहा कि आफ्टर सम टाइम्स ड्रेन कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी, तो ड्रेन कंडीशन के करस्पॉन्डिंग ऊपर उसने पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो आप उसको पैरामीटर्स को यूज करके फाई 25 और फाई की वैल्यू 0, तो ये सिंपली ये तो वही क्वेश्चन है जो तरजागी की थी। लेकिन अगला जो पार्ट है वो आज की डिस्कशन के साथ रिलेट कर रहा है। रिकैलकुलेट एग्जांपल 1 यूजिंग जर्नल बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। तो ये काइंडली इसको आप कर लें तो बेहतर है। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखें जर्नल बेयरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन आपके पेपर के ऊपर पहले तो, ठीक है ना। ये मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये वाली CNC SC DC आप छोड़ सकते हैं आई फैक्टर बिकॉज देयर इज नो मेंशन इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम अबाउट द लोड इंक्लिनेशन। मेंशन नहीं किया हुआ तो इसका मतलब कि लोड वर्टिकल लग रहा है, और जब लोड आपका वर्टिकल होगा तो I1 होगा। ठीक है जी, G और B के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है वो फुटिंग के शेप है और डेप्थ दी हुई है। तो इट मींस कि आपके केस में जो इक्वेशन वैलिड होगी दैट विल बी CNC SC DC, दो फैक्टर आ जाएंगे, Q बार NQ SQ DQ, ये दो लिखें। उसके बाद 0.5 गैमा B N गैमा S गैमा D गैमा, तो ये दो फैक्टर आपके इस पर्टिकुलर केस में दो फैक्टर के साथ आप इक्वेशन लिख लें। उसके बाद आपने अप्लाई करने से पहले शेप फैक्टर कैलकुलेट करने। ठीक है जी, तो इसमें बताया जा सकता था कि जी कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, तो लेट्स से उसने हैंसन मेथड यूज करके शेप फैक्टर कैलकुलेट किए हुए हैं। SC 1 + B/L NQ/NC। कीप इन माइंड कि NC और NQ जो फैक्टर हैं ये डिफरेंट हैं जो तरजागी के फैक्टर हैं। ठीक है, अगर आप देखें ये ऊपर वाले में ये NC 5.7 है और दूसरे में NC 25 है और NQ 12 है, और आप देख सकते हैं कि इसमें 5.14 है पहले केस में और दूसरे में आगे आ जाएंगे। तो SC 1.1 आ गया शेप फैक्टर, शेप की वजह से आपका ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया SC शेप फैक्टर। SQ पहले S वाले फैक्टर उसने कैलकुलेट कर लिए हैं, फिर वो कैलकुलेट कर लेगा डेप्थ वाले SQ। फॉलो कर रहे हैं आप? यस सर। यस सर। Yes, सर। ओके, SQ 1 + B/L, बाद में गौर से देख लें, ये वही फार्मूले हैं जो मैंने पीछे आपको बताए हैं, टेंजेंट ओवर फाई, और ये 1 आ गया S गैमा उसने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया। ये तीनों फैक्टर S के कैलकुलेट कर लिए, जो कि पहले पार्ट में पहले दो यूज होने और दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें दूसरे दो होने, तो तीनों ही अल्टीमेटली यूज होने। तो इसलिए उसने तीनों S फैक्टर SC SQ और S गैमा यूजिंग दिस हैंसन्स जो टेबल है शेप फैक्टर का। उसके बाद डेप्थ तो यहाँ फैक्टर पे मेयर ऑफ से क्यों जी नहीं किया हमने? सॉरी मेयर ऑफ से मेयर ऑफ से कैलकुलेट किया? कर सकते हैं, मैं वही भी करूँगी। दिस इज अप टू यू कि किस मेथड से हमने फॉलो करना है, दिस अप टू यू। और मैं कहूँगा कि आप उसको मेयर ऑफ से भी करें, मतलब ये कोई वजह नहीं है, जस्ट आपने एक ये वाली अप्रोच हमने यूज कर ली।
उसका मैं आपको सर इसकी रीजन है कि मतलब कि कौन सी फील्ड में कौन सी यूज की जाती है या कौन सी रियलिस्टिक है, बिल्कुल उसी कौन सी तरफ अप्रोच? आगे आगे आते हैं ना। तो रीजन जो है ना वो मेरे बताने से नहीं, वो आपने ढूंढनी है। उसका बड़ा आसान तरीका है कि एक ही केस को हम सारे मेथड से एनालाइज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम है, तो उसको हमने सारे मेथड से एनालाइज कर लिया। तरजागी से भी मैंने बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर ली, उसकी मेयरहॉफ से भी कर ली, ठीक है जी, हैंसन से भी कर ली, वेज़ेक से भी कर ली, और फिर मैं उसको देख लूंगा और फिर आप खुद से डिसाइड कर लेंगे। तो मेरा ख्याल आप समझ जाना चाहिए कि आप किसको प्रेफर करेंगे। ऑब्वियसली अगर मैं एक ही प्रॉब्लम को सारे अप्रोचेस से करूं तो जो लोअर वैल्यू जनरेट करेगा सेफ्टी के लिहाज से वो सूटेबल मेथड होगा। लेकिन दूसरे लफ्जों में ये भी देखना पड़ेगा कि वो कुछ बहुत कंजर्वेटिव तो नहीं, ठीक है ना। तो अभी आप इसको जो प्रोसीजर है उस पर कंसंट्रेट कर लें, बाकी बात हम अगले हिस्से में करते हैं। तो पहले आपने देखना है, जैसे आपने देखा था कि जो हैंसन में डेप्थ फैक्टर है ना, उसके दो कॉलम थे। एक कैटेगरी थी डी एफ ओवर बी इक्वल टू और लेस देन 1 है, तो आपने लेफ्ट, याद है, लेफ्ट साइड का टेबल था, और अगर 1 से ज्यादा था तो वो यूज करना था। तो दो दो उसकी कैटेगरी है डेप्थ फैक्टर की। तो वो पहले उसने ये चेक किया है कि इस पर्टिकुलर केस में जो आपकी डी ओवर बी है वो 0.5 है, ठीक है जी। तो उस सूरत में आपने ये वाली इक्वेशन यूज की है। अगर आपकी ये डी ओवर बी 1 से ज्यादा होती तो उसकी डिफरेंट इक्वेशन है उसी टेबल में जो मैंने पीछे आपको स्लाइडें दिखाई थी। ये मैं, मेरा ख्याल है तलहा मैं भेज चुका हूँ ना, ये वाली स्लाइडें आप मौजूद है तलहा के नहीं? सर ये वाली स्लाइड नहीं है। नहीं, जो पीछे मैंने बेयरिंग कैपेसिटी का पार्ट कवर किया। यस सर, हाँ, वो सेंड कर दीजिए। जी जी। तो वहां से आप सेलेक्ट करें। तो ये क्वेश्चन सिंपल आपने यूज करते हुए ये डी सी 1.2 आ गया, और डी क्यू फाई 0 के लिए 1 है, और डी गैमा 1 है। ये उस टेबल, एज पर टेबल को सामने रखें और उसके मुताबिक ये आ गया। तो क्यू अल्टीमेट पहले केस के लिए सी एन सी एस सी डी सी प्लस गैमा डी एफ एक्चुअली एन क्यू एस क्यू डी क्यू, ये सारा कुछ इधर अप्लाई किया, और ये आ गई आपकी वैल्यू 182.8। तो आप ये एक, आप दिन में आपके कुछ सवाल आने से आगे अगर आया है तो आप देखें कि ये वैल्यू 182 है, और मैं अगर वापस तरजागी पे चले जाऊं तो वो कितनी दे रहा है इसके मुकाबले में? 170। ऐसे ही ना? यस सर। ठीक है। तो ये एक आपके सवाल का जवाब है आपके लिए सोचने का कि जी आप अगर तरजागी की इक्वेशन को यूज करेंगे तो 170 अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आ रही है उसी केस की। और अगर हम जनरल बेयरिंग कैपेसिटी जिसमें हम शेप और डेप्थ फैक्टर को कंसिडर कर लें प्रॉपर्ली, शेप तो ये भी कंसिडर कर रहे हैं, डेप्थ फैक्टर भी कंसिडर कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपकी बेयरिंग कैपेसिटी 182 और 83 आ रही है। तो स्लाइटली कंजर्वेटिव हम कह सकते हैं तरजागी की इक्वेशन, और वही उसकी स्ट्रेंथ है कि हम जो टेक्निकल जो फील्ड है उसमें हम ऑलवेज वांट टू बी ऑन द सेफर साइड बिकॉज अनसर्टेनिटी का लेवल ज्यादा है। तो इस तरह के जो सिंपल केसेस हैं उसमें स्टिल तरजागी की इक्वेशन ज्यादा फेमस है। एनीवे, पार्ट 2 फाई की वैल्यू 25 थी, उसके लिए एन सी एन क्यू एन गैमा के फैक्टर्स हैं, ये तरजागी से डिफरेंट है। तो ये आपने हैंसन जो है उसकी जो उस टेबल में मैंने दिखाए थे वहां से आप पिक करेंगे। एस क्यू, ये शेप फैक्टर और डेप्थ फैक्टर आपने दोबारा से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये आपके चेंज हो गए, ठीक है जी। तो फाई चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा, और डी क्यू ये आ गया, और अल्टीमेट की वैल्यू 412 किलो पास्कल। और मैं अगर तरजागी से कर लूँ तो उस सूरत में ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, वो 28 है और ये 12 है। दिस इज हाउ द जनरल बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन कैन बी अप्लाइड। तीसरा पार्ट वो कह रहा है यूजिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सेफ बेयरिंग कैपेसिटी फॉर केस 1 एंड
2 in example 2। तो ये तो उसी की कंटिन्यूएशन है। पीछे हमने अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी मालूम की है, तो वो कह रहा है कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी और नेट बेयरिंग कैपेसिटी चाहिए उसे, तो आप अकॉर्डिंगली मालूम कर सकते हैं। तो ये जो अभी पार्ट 2 था उसमें से ही ये 182, ये 162 है, ठीक है, प्लस 20 था, तो आपने ये किया 162 डिवाइड बाई 3 और प्लस 22। तो सेफ्टी फैक्टर हमने लगाया दिया है इसको, जो नेट वाला पार्ट है, जैसे हमारी प्रैक्टिस है। तो सिंपली उसने पीछे 162 प्लस 20 जमा कर लिया था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, सेफ्टी फैक्टर क्यू एन एस को सेफ्टी फैक्टर लग गया, प्लस 20 ऐड हो गया और 74। और जो सेकंड पार्ट है उसमें भी सेम वे, ये जो आपका पहला पार्ट है क्यू एन एस वाला, उसको आपने क्यू अल्टीमेट नेट सॉरी 3 से डिवाइड कर दिया और ये आ गया आपके पास। ओके, ओके, एक और प्रॉब्लम लिखें। जी सर। A step footing with width of 3 meters, a step footing with width of 3 meter is founded at a depth of 2 meters below the ground surface in C5 soil with cohesion C 30 kilopascal, phi 35 degrees, gamma 17.25, C cohesion 30 kilopascal, phi 35 degrees, gamma 17.25. The groundwater table is at 5 meter below the ground surface. तो स्केच ड्रॉ कर लें, मेरा ख्याल है ग्राउंड सरफेस की लाइन लगाएं, फुटिंग की विड्थ 3 मीटर्स है, 2 मीटर्स नीचे फाउंड हुई है, वो स्केच ड्रॉ करें। वाटर टेबल 5 मीटर नीचे ग्राउंड से लाइन उसकी लगा लें। सॉइल के जो पैरामीटर्स हैं वो इस स्केच के अंदर लिख लें ताकि आपको रेडीली अवेलेबल हो स्केच में। एंड वी हैव टू यूज द सेफ्टी फैक्टर shear फेलियर के अगेंस्ट 3, अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो ऑलवेज अंडरस्टूड है कि हम 3 यूज करेंगे। जी, क्वेश्चन ये है, डिटरमन QNS नेट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। QNS मालूम करना है यूजिंग तरजागी इक्वेशन, नंबर 1। सेकेंडली मेयरहॉफ मेथड, एंड thirdly Hanson's method।
तजागी का मेथड पहला हमें यूज करना है। बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिए हैं, वो लिख लें क्विकली। 35 डिग्री के अगेंस्ट स्ट्रिप फुटिंग है तो क्यू अल्टीमेट नेट, बेयरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन आपने ये तो कर लिया हुआ है। बेयरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन लिखें क्यू अल्टीमेट नेट के लिए, जैसे लास्ट टाइम बात हो रही थी कि नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। दैट विल बी CNC प्लस गामा DF इंटू NQ माइनस 1 प्लस 1/2 गामा B N गामा। तो ये इक्वेशन है सिंपल, इसमें वैल्यूज पुट कर दें सारी और यहां से QNS की वैल्यू आप मुझे बताएंगे। जी कर भी रहे हैं, मुझे यार बता दो दें कि आप कर रहे हैं कुछ या नहीं। यस सर कर रहे हैं सॉल्व। तो अल्टीमेट क्यू अल्टीमेट नेट कितना आ गया? और सर क्यू अल्टीमेट नेट आता है 422 4.9। 422 बिल्कुल ठीक है। 4225 कह सकते हैं हम। यस सर। ठीक है, तो ये था क्यू अल्टीमेट नेट। तो QNS हमें चाहिए, इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। 1408.3 1408 ये QNS था। और अगर आपको ये Q सेफ भी मालूम करना होता तो फिर क्या करते हैं? गामा DF ऐड कर देंगे। DF ऐड हो जाता है इसमें। दैट्स ग्रेट। तो ये तो वही पार्ट है जो हमने पिछली दफा किया। मेयरहॉफ पे आ जाए, यूज मेयरहॉफ इक्वेशन। कीप इट माइंड कि इसमें हमें इंक्लिनेशन के बारे में नहीं बताया गया, ग्राउंड फुटिंग का बेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, स्लोप की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो फैक्टर जनरल बेयरिंग कैपेसिटी के इक्वेशन के इसमें भी वैलिड होंगे, इस स्टेटमेंट में भी तो पहले ही 2 होंगे। तो SCDC पहले तो इक्वेशन लिखें आप क्यू अल्टीमेट नेट के लिए, उसी तरह से CNC वही आ जाएगा, साथ लग जाएगा SCDC। ठीक है ना, पहले टर्म तो ऐसे ही आ जाएगी। ये जनरल बेयरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। CNC SCDC प्लस गामा DF NQ माइनस 1 उसी तरह से जैसे पहले किया हमने, और वो दोनों फैक्टर साथ आ जाएंगे SQ DQ प्लस थर्ड टर्म 1/2 गामा B N गामा S गामा D गामा। ये तो इक्वेशन होगी, ठीक है ना। तो आपको अब मेयरहॉफ इक्वेशन से शेप फैक्टर चाहिए और डेप्थ फैक्टर चाहिए। तो पहले आप शेप फैक्टर कैलकुलेट करें। शेप फैक्टर SC ये सामने आपके KP कैलकुलेट कर लें पहले। 1 + 5/1 - sin 5, 5 की वैल्यू 35 है। तो KP तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 + sin 5/1 - sin 5 वो सेम ही है जो कि सामने इक्वेशन लिखी हुई है। टेंजेंट स्क्वायर 45 + 5/2 दिस विल बी इक्वल टू 1 + sin 5/1 - sin 5। आप जिससे चाहें कैलकुलेट कर लें। KP आने के हाँ सॉरी, एक चीज और जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन थी कि जो स्टेप फुटिंग है उसमें शेप फैक्टर 1 लिया जाता है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
तो हम उसको 1 1 कर देंगे सारे फैक्टर। ये जो इक्वेशन है 0.5 दिस, तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए शेप फैक्टर्स विल बी 1, ऑल शेप फैक्टर विल बी 1 फॉर स्ट्रिप फुटिंग। अगर ये स्क्वायर फुटिंग होती तो फिर हम यूज करते, नो नीड टू कैलकुलेट। ओके सर तरजागी के लिए भी यस 1 सर। ही है सर? जी, तजागी के लिए भी सेम ही है, उसमें भी शेप फैक्टर नहीं आते। तो बेसिकली वो इक्वेशन जो है वो स्टिप फुटिंग के लिए है। सेम जो मैंने आपको इक्वेशन लगाई है ये स्टिप फुटिंग के लिए है। जनरल इक्वेशन है ये, जिसमें डेप्थ फैक्टर तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन शेप के लिहाज से बात करें तो स्टिप फुटिंग के लिए ऑल शेप फैक्टर विल बी 1। डेप्थ फैक्टर पे आ जाए, केपी तो आपको फिर भी चाहिए था। डीसी 1 + 0.2 केपी जो आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ, अगर अंडर रूट डेप्थ ऑफ द फुटिंग 2 है, बी 3 है, और इससे हम वन 1.26 1.26 ठीक हो गया। थैंक यू। डी क्यू, डी गैमा और डी क्यू दोनों बराबर हैं फॉर फाई ग्रेटर देन 10। हमारा फाई 35 है, तो वन 1.13 1.13 और डी दोनों बराबर हैं। यस सर। फाई के लिए हमें आपको ये फैक्टर चाहिए होंगे मेयर हॉफ वाले, एन सी, एन क्यू, एन गैमा, एम वाला कॉलम जो है। तो यहाँ से 35 के अगेंस्ट आप पैरामीटर सेलेक्ट कर लें। एन सी 46.3, एन क्यू 33.4 और एन गैमा एम वाला कॉलम मेयर हॉफ के लिए। और बेहतर यह है कि हैंसन का भी साथ ही लिख लें ताकि दोबारा मुझे इस टेबल पे ना आना पड़े। एन गैमा फॉर हैंसन 34.1। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दें क्यू अल्टीमेट नेट में, और जैसे पीछे आपने किया तो इसमें डेप्थ फैक्टर साथ लग जाए। सर ये डेप्थ फैक्टर में थीटा किस तरह डिसाइड करना है? ये क्या चीज? डेप्थ फैक्टर में हम थीटा किस तरह डिसाइड करते हैं? किधर हट रहा है थीटा? किधर? मेरे थीटा फाई है। थीटा तो नहीं है यार इसमें। मसला हल हो गया। सिर्फ इसमें फाई नॉट थीटा। थीटा कहाँ पे है? कहीं भी नहीं थीटा। सिर्फ 4142.84 आ रहा है और क्यू नेट अल्टीमेट। जी नेट सेफ निकालो। 1380.95 सर, नेट सेफ आ रही है 1380.95। ठीक, ऑलमोस्ट मेरे थोड़ा सा आगे पीछे है। सर 4104 आ रहा है क्यू अल्टीमेट। 41 सर 4103. 4104 सर 4089 4089 ठीक, ऑलमोस्ट मिलती जुलती वैल्यू। क्यू एन एस निकाल लें।
आपको डेप्थ और शेप फैक्टर जो है ना वो 3 डिजिट 2 डिजिट में जब यूज करेंगे तो थोड़ा सा फर्क आ रहा है अभी। पर QNS 1363 1363 1380 वो कह रहे हैं थोड़ा बहुत फर्क है, कोई नहीं, ये ओके। तीसरे मेथड पे आ जाए, हैंसन्स। शेप फैक्टर पहले बात हो चुकी, 1 होंगे स्टिफ फुटिंग के केस में, तो ये स्लाइड की जरूरत नहीं है। डेप्थ पे आ जाए, D/B। D आपकी 2 है, B 3 है, तो लेस देन 1 वाले कॉलम में लेफ्ट वाला जो कॉलम है उसके मुताबिक ही आप यूज करेंगे। तो DC 1 + 0.4 DF/B 1.27. DQ 1.17. 1.17 से ठीक हो गया। Find Q ultimate net and QNS। जी कुछ पहुंचे थे तो मसला हो जाना चाहिए था। 3954.2
यस सर, यही आ रही 3954 आ रही है। ये QNS बता रहे हैं। QNS आती है सर सर 13.1380। 1318.064 आती है 131। ओके, यस सर। तो अगर आप तीनों वैल्यूज आसपास लिख लें, तरजागी मेरे पास जो है तरजागी की इक्वेशन वो 1408, 148, मेयरहॉफ 1373, हैंसन 1322. Not कम से कम है in all methods, so any can be used, but ये हमने as far as you can say कि मेथड की एप्लीकेशन के लिए हमने ये प्रैक्टिस की है, इसलिए क्योंकि ये सिंपल केस है जिसमें लोड हमारा कॉन्सेंट्रिक है, वो वाली चीज नहीं आ रही, लेकिन हमने ये मेथड लगाया तो इसलिए ऑलमोस्ट सेम है, कोई इतना फर्क नहीं है। दैट इंडिकेट्स कि फॉर सिंपल केसेस व्हेन d over b is less than 1 और आपका लोड जो है वो वर्टिकल है, कॉन्सेंट्रिक है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो उस सूरत में आप देख सकते हैं कि तरजागी की इक्वेशन चूंकि सिंप्लीफाइड है, उस लिहाज से इट्स वेरी गुड कि आप उसको ही यूज करें। ये इफेक्ट आप देखेंगे सिग्निफिकेंट हो जाएगा व्हेन आपके d over b ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, आपके इंक्लिनेशन लोड्स की आ जाएंगी और मूवमेंट अगर आ जाएंगे तो उस सूरत में हम तरजागी की इक्वेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको अगर एक दो प्रॉब्लम जिसमें हम एक्सेंट्रिसिटी और लोड इंक्लिनेशन वाला देखें तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। So you can see the screen. यस सर। यस सर। तो ये इसकी स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, स्केयर कॉलम फाउंडेशन हैज टू कैरी अ ग्रॉस allowable load 150 kilonewton. The depth of the foundation is 0.3 meters. The load is inclined at an angle of 20 degree to the vertical. Determine the width of the foundation using a safety factor of 3. तो विड्थ मालूम करनी है फाउंडेशन की आपने। लोड इंक्लिनेशन इसने डायरेक्टली दी हुई है, एक और कुछ प्रॉब्लम्स में हो सकता आ जाए, आपको ये बताया हो कि वर्टिकल लोड जो है वो से 100 किलो न्यूटन है और फाउंडेशन की बेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल लोड भी लग रहा है। से अगर ये कंडीशन होती कि दिस फुटिंग इज सब्जेक्टेड वर्टिकल 150 किलो न्यूटन लोड लग रहा है और देयर इज ए हॉरिजॉन्टल लोड एट द बेस ऑफ द फुटिंग से 50 किलो न्यूटन, अगर ये स्टेटमेंट होती तो उस सूरत में हम आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, इंक्लिनेशन हम खुद से कैलकुलेट कर ले। आप देख सकते हैं, आप स्केच बनाए, वर्टिकल लोड अगर आपका 150 हो और फुटिंग के बेस के ऊपर आपके 150 किलो न्यूटन का लोड हॉरिजॉन्टली लग रहा हो, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, तो रिजल्टेंट जो है वो इंक्लाइंड हो जाएगा ना, तो वो आ जाएगा। आई की वैल्यू कैसे आ जाएगी फिर, टेंजेंट इनवर्स 50 over 150. You got this point? यस सर। मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि स्टेटमेंट के
अगर ये स्टेटमेंट में 20 ना दिया होता और ये सिर्फ बताया होता कि फुटिंग के बेस पे हमारा लोड एक 50 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल भी लग रहा है, सिर्फ ये बताया होता, तो फिर आपको ये जो लोड इंक्लिनेशन एंगल है ना जो दिया हुआ है वो आप कैलकुलेट कर लेते, थीटा जिसको हम कह रहे हैं टेंजेंट इनवर्स 50 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइड बाय 150 और इसका मालूम कर लेते तो आई आपका ऐसे आ जाता, लेकिन इस केस में उसने डायरेक्टली दिया हुआ है। ओके, अब इस पे हमारे ऊपर फर्ज है कि जब लोड इंक्लाइंड है तो जनरल बेयरिंग कैपेसिटी से ही ये मसला सॉल्व हो सकता है, तरजागी की इक्वेशन की अजम्पशन ही ये नहीं है। इस सूरत में तो तरजागी की इक्वेशन आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, ठीक होगी बात। तो क्यू अल्टीमेट नेट वो लिखी हुई है सामने आपके, सी 0 है इस केस में इसलिए पहली टर्म उसने लिखी नहीं है, गैमा क्यू बार जिसको लिखती है एन क्यू माइनस 1 एस क्यू डी क्यू आई क्यू, चूंकि आई फैक्टर भी आ गया, तीनों फैक्टर आ गए, प्लस 0.5 गैमा बी एन गैमा एस गैमा डी गैमा आई गैमा। 30 डिग्री फाई अगर हो तो एन क्यू और एन गैमा की वैल्यू वो टेबल जो मैंने दिखाया आपको वहां से ली गई है और ये वैल्यू है। अब आपने शेप फैक्टर कैलकुलेट करने और डेप्थ फैक्टर कैलकुलेट करने जैसे आपने पहले किया, तो बी हमारे पास है नहीं है, आप डेप्थ चूंकि कम है डी ओवर बी हमें रेशो पता करनी ना, तो हम जूम कर सकते हैं फर्स्ट स्टेज के हम लेस होगा डी ओवर बी और लेफ्ट साइड की जो इक्वेशन थी शेप फैक्टर के लिए और डेप्थ फैक्टर के लिए वो यूज कर रहे हैं। बाद में अगर बी की वैल्यू बहुत ही कम आ जाएगी तो मे बी वी नीड टू रिवाइज, अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डी ओवर बी 1 से कम ही आएगा। तो ये आपके पास एस क्यू सामने है, आपके वेरीफाई कर लें, एस गैमा भी है, डी क्यू कैलकुलेट कर लिया। अब डी क्यू में डी ओवर बी, बी हमने मालूम करना है तो वो अननोन ही आ गया, तो डी क्यू जो डेप्थ फैक्टर है 1 प्लस 0.202 ओवर बी, डी इज अननोन देयर, डी गैमा 1 है उस टेबल के मुताबिक, ये डेप्थ फैक्टर हो गया 2, आई क्यू आई गैमा ये मेयर ऑफ वाली हम यूज कर रहे हैं, 1 माइनस अल्फा 20 दिया हुआ है और 90 डिग्री ये 0.605 आ गया और आई गैमा उसी इक्वेशन के जरिए ये आ गया। क्यू अल्टीमेट नेट इक्वेशन में सारा कुछ पुट कर दिया, बी स्टिल देयर, ये क्यू अल्टीमेट नेट है। अब आपने मुझे सोच के बताना है कि हमें इक्वेशन जब हमने अप्लाई करनी है ना तो हमने इक्वेट करना है। अब जो मैंने शुरू में लेक्चर के बात की थी कि जो आपका लोड लग रहा है 150 किलो न्यूटन, ये बेयरिंग प्रेशर जनरेट करेगा फुटिंग के बेस के ऊपर, ठीक है ना। तो 150 की वजह से ये जो बेयरिंग प्रेशर होगा मैं इसको ग्रॉस बेयरिंग प्रेशर कहूंगा या नेट बेयरिंग प्रेशर कहूंगा, स्टेटमेंट बता रही है अगर आप गौर से पढ़ेंगे। ग्रॉस कहेंगे जी, ग्रॉस लिखा हुआ है वहां पे, टू कैरी अ ग्रॉस लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये है कि ये जो 150 किलो न्यूटन है ये सिर्फ स्ट्रक्चर की वजह से नहीं आ रहा, ये बेस के ऊपर स्ट्रक्चर का भी है और उसमें ये जो ऊपर फुटिंग की वेट और सॉइल का वेट है उसको भी शामिल है। तो ये ग्रॉस फुटिंग प्रेशर होगा और उस क्वेश्चन के मुताबिक क्यू ग्रॉस ये बेयरिंग प्रेशर है ना, तो इसको मैंने इक्वेट करना है बेयरिंग कैपेसिटी से। तो कौन सी बेयरिंग कैपेसिटी के साथ ये इक्वेट होगा? QS के साथ, QS के साथ या QNS के साथ? QS के साथ होगा, QS के साथ होगा क्योंकि ये ग्रॉस है तो बेयरिंग कैपेसिटी भी ग्रॉस वाली होगी। अगर इस स्टेटमेंट में ये लिखा होता द फाउंडेशन हैज टू कैरी अ
लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ऑफ 150 किलो न्यूटन, वो बता देता है इधर कि ये सिर्फ कॉलम का लोड है 150 किलो न्यूटन, तो उसने इसका मतलब नीचे जिक्र नहीं किया, तो ये जो 150 डिवाइड बाई एरिया आता है तो ये नेट बेरिंग प्रेशर होता है, और इसको मैं इक्वेट करता यूएनएस से के साथ। ओके, गुड हो गया। तो इसलिए आप इधर आ जाएं। अब उसने ये क्यू सेफ के साथ कंपेयर होना है, तो ये क्यू सेफ लिख लिया, ये क्यू अल्टीमेट नेट ये है प्लस गैमा डी एफ ये आ गया, तो ये इसमें ये क्यू अल्टीमेट नेट डिवाइडेड बाई 3 प्लस गैमा डी एफ, इसको सिंप्लीफाई कर दिया 82.7 प्लस 14.17 ओवर बी प्लस 4.45 बी। ये आपकी कंट्रोलिंग इक्वेशन आ गई, आप देख सकते हैं 150 ओवर बी स्क्वायर, ये ग्रॉस फुटिंग प्रेशर है, ग्रॉस फुटिंग प्रेशर है, इसको मैं लेस देन आर इक्वल टू, तो ये इक्वल उसने कर लिया, और ये 82.7 14 ओवर बी 4.45 बी ये सॉइल की ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी है, ये बेरिंग प्रेशर है। तो ये इक्वेशन आपने 3 डिग्री है, हिट एंड ट्रायल से किया, या आपका आजकल तो वैसे कंप्यूटर पे या आप लैब आप कैलकुलेटर पे भी 3 डिग्री इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये उसने कह दिया कि बी जो है वो 1.23 मीटर्स होगी, ठीक है ना। अब ये बी की वैल्यू में स्लाइटली 1.23 मीटर्स जो है ना, ये मैं इसको अब राउंड ऑफ करूंगा प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ना, मुझे इसको राउंड ऑफ करना चाहिए। मैं राउंड ऑफ करते हुए इसको ऊपर ले जाऊं या थोड़ा नीचे कर लूं? ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाऊं। 1.25 1.25 मैं यूज करूंगा, तो इसका क्या इफेक्ट होगा कि आपका जो बेरिंग प्रेशर है 150 ओवर बी स्क्वायर वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ग्राउंड की जो बेरिंग कैपेसिटी है वो वही रहेगी, तो वो क्वेश्चन फिर वैलिड रहेगी कि बेरिंग प्रेशर शुड बी लेस आर इक्वल टू, कम हो सकता है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। 0.1 मीटर में करें, अगर इंचेस में करें तो 3 इंचेस का इंटरवल पे हम जैसे आपको पता है फुट 1.5 फिट हो सकता है, 1.25 फिट हो सकता है, 1.75 हो सकता है, तो बीच की वैल्यू को आप राउंड ऑफ कर देंगे। तो दिस इज हाउ इंक्लिनेशन जो फुटिंग की थी वो आपने आ गई। इसमें कोई क्वेरी, कोई मसला तो बताइए। नो सर। एक और देखते हैं। Find the net safe bearing load. Find the safe net bearing load per meter length of the long wall footing 2 meters wide on a stiff saturated clay. Stiff footing की बात कर रहा है वो, और वो कह रहा है कि नेट बेरिंग लोड मालूम करना है कि आप स्टिफ फुटिंग के केस में जैसे आपने ये किलो न्यूटन मालूम कर लिया, तो उसमें किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर वो लोड पूछ रहा है, वो कितना होगा। The depth of the footing is 0.5 meter, the unit weight क्ले का दिया हुआ है, its undrained shear strength दी हुई है, assuming the load to be rapidly such that undrained condition prevails, safety factor this. उसने तरजागी की इक्वेशन यूज करके कर ली। पहला पार्ट तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, उसने तरजागी की इक्वेशन यूज की है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि डिटरमिन द सेफ लोड, ये आप देख लें, मतलब उसमें ये देख सकते हैं आपके, ये एक चीज है नेट लोड की बात कर रहा है, तो वो QNS के साथ नेट सेफ बेरिंग लोड,
तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के साथ वो आ गया। लेकिन नेट बेयरिंग लोड यहाँ पे मेरा ख्याल थोड़ा सा ओवरलैप हुआ है। इफ इट इज ए नेट बेयरिंग लोड तो यहाँ पे जो बेयरिंग कैपेसिटी यूज करनी चाहिए दैट शुड बी ये वाली, इसने सेफ यूज की हुई है, तो ये ग्रॉस लोड दे रहा है ये वाला। बच्चों को चुप करा दो। अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो माइक जो है ना वो ऑफ रखें ताकि अपनी घर की बातें जो हैं वो लोगों तक ना पहुंचे। मैं अपने दफ्तर में बैठा हूँ यूनिवर्सिटी के ऑफिस में, यहाँ पे चौकीदार है और सिर्फ मैं हूँ, तो इसलिए मैं तो अपने बिस्तर से अपने घर से घर वालों की आवाजें ना आए, मैं तो यहाँ मौजूद हूँ। एनीवे, जरूरी नहीं हर एक को इस तरह की हो, तो काइंडली माइक को बंद कर लें, अगर जब आपने को बात करनी है तो उसको ऑन कर लें। डिटरमिन द सेफ लोड for rectangular footing 2/3 for the same soil condition using Hanson's method। इसमें भी कोई नई बात नहीं है, तो 2/3 rectangular footing है, उसकी शेप फैक्टर ऑब्वियसली वैलिड होंगे और डेप्थ फैक्टर वैलिड होंगे। पहली ही टर्म है 5u0 है, तो ये भी हो गया। QS इंटू एरिया से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया। हाँ, तीसरा पॉइंट मैं हाईलाइट थोड़ा कर दूं, ये हम देख लेते हैं। डिटरमिन द सेफ लोड फॉर द रेक्टेंगुलर फुटिंग इन पार्ट 2 इफ एक्सेंट्रिसिटी इज 1/6 मीटर इन ईच डायरेक्शन। काइंडली ये प्रॉब्लम जो है ना इसको जरा लिख लें। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि फुटिंग का साइज है 2/3 मीटर्स, ठीक हो गया, और सॉइल की कंडीशंस ऊपर दी हुई हैं वो भी लिख लें ताकि हम इसको सॉल्व कर लें। गैमा दिस है, डेप्थ ऑफ द फुटिंग 0.5 है, CU की वैल्यू 120 है, 50 है। फुटिंग जो है वो रेक्टेंगुलर है 2 मीटर बाई 3 मीटर्स and the eccentricity is given as 1/6 meter in each direction। जी, आपने ये डाटा कंसोलिडेट कर ली? यस सर। ठीक हो गया। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले ये सेट करें आपने मालूम क्या करना है, और वो कह रहा है डिटरमिन द सेफ लोड फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग। जब सेफ लोड की बात हो रही है तो आई गेस के ये ग्रॉस की बात कर रहा है, टोटल के फुटिंग के बेस के ऊपर कौन सा लोड, कितना लोड लगना चाहिए कि वो फुटिंग सेफ रहे, जो कंडीशन दी हुई है, और जिसमें एक्सेंट्रिसिटी 1/6 मीटर है, तो आपको Q चाहिए, और होपफुली Q will be calculated based on the QS, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी से निकालेंगे। तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, हमारा पहला टारगेट जो है वो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी हमने एवेल्युएट करनी है अंडर दीज कंडीशंस, तो जिसमें एक्सेंट्रिसिटी भी अप्लाई हो रही। तो सबसे पहले काम प्रॉब्लम शुरू करने का ये है कि एक्सेंट्रिसिटी को हैंडल करना बहुत आसान है। ओनली चेंज इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यू टू एक्सेंट्रिसिटी जो आएगी वो ये होगी कि आप जो फुटिंग की डायमेंशन दी हुई हैं उनको मॉडिफाई कर लें। आपकी फुटिंग 2 मीटर बाई 3 मीटर्स है, तो B डैश मालूम कर लें, B - 2EB। B की डायरेक्शन में एक्सेंट्रिसिटी है 1/6, तो 1.67 मीटर इफेक्टिव B है। L की डायरेक्शन में भी एक्सेंट्रिसिटी उतनी ही है, उसने कहा है 1/6 इन ईच डायरेक्शन। वो सेपरेट भी बता सकता था, इसमें 1/6 है तो उसमें 1/5 है, लेकिन वो सेम है इन बोथ डायरेक्शन। तो L डैश 2.67। नाउ फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग द बेयरिंग कैपेसिटी, आपको जो B और L कैलकुलेट करने हैं वो अब आपने 2 और 3 को भूल जाना है।
कौन से डायमेंशन यूज करेंगे फॉर ऑल कैलकुलेशंस? बी डैश और एल डैश। अब आपने उसकी क्यू सेव निकालना है, तो शेप फैक्टर होंगे, डेप्थ फैक्टर होंगे। चूंकि इसमें फाई 0 है तो वो नेट की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही टर्म आ गई, इसलिए उसने पहला ही एस सी कैलकुलेट किया है, एस क्यू एस गैमा नहीं आया। अगर सी फाई दिए हों किसी प्रॉब्लम में, मैं असाइनमेंट में आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाता हूँ तो उसमें ये होंगे तो वो सारे फैक्टर आएंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही फैक्टर है, एस सी, विच इज 1.12। डी सी मेयरहोफ उसने हैंसन वाला यूज कर रहा है तो 1.12 वो भी उतनी ही वैल्यू आ गई। क्यू अल्टीमेट नेट फैक्टर लगा के ये 337 आ गया और क्यू सेफ आ गया, ये जो आपको पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया नेट को प्लस गैमा डी एफ और 266.4 किलो पास्कल। सेफ लोड जो फुटिंग के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज क्यू एस इंटू एरिया ऑफ द फुटिंग। ठीक है जी, तो इसमें आप देख लें आप कि एरिया जो है वो उसने लिया है 1.67, 2.67, 2/3 की फुटिंग है 1188 किलो न्यूटन्स। ये फुटिंग हमने आपने बना दी है, तो फील्ड में ये फुटिंग जब बनाएंगे उसका साइज अब क्या होगा? फील्ड में फुटिंग आप कंस्ट्रक्ट करानी ना आपने, ये 2/3। यस, दैट्स द गुड थिंग कि फुटिंग का एक्चुअल साइज जो कंस्ट्रक्ट होगा वो 2/3 होगा, और एक्सेंट्रिसिटी की वजह से हमने जो फुटिंग का साइज यूज किया है इन द डिजाइन वो बी डैश एल डैश और एरिया भी मॉडिफाइड है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये एक्सेंट्रिसिटी ना होती तो इस पूरे प्रोसेस में हम शेप फैक्टर कैलकुलेट करते हुए, डेप्थ फैक्टर कैलकुलेट करते हुए और लोड कैलकुलेट करते हुए जो एरिया यूज करते वो 2/3 कैलकुलेट करना था, 2/3, और शेप डेप्थ में भी वही डायमेंशन यूज होनी थी। तो ये लोड आपके पास ज्यादा आ जाता है जो सेफ होता है उसी फुटिंग के ऊपर, अगर उसमें एक्सेंट्रिसिटी ना होती। तो एक्सेंट्रिसिटी की वजह से आपकी जो फुटिंग की कैपेसिटी है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, लेकिन ये फुटिंग सेफ होगी इस लोड के लिए। ठीक हो गया भाई? यस सर। यस सर। ये इस पे गौर करें, ये एक प्रॉब्लम है। प्रोपोर्शन द स्क्वायर फुटिंग, प्रोपोर्शन द स्क्वायर फुटिंग का मतलब है कि हमें उसका साइज मालूम करना है फुटिंग का अंडर दिस कंडीशन कि ये इस फुटिंग के ऊपर जो लोड लग रहा है क्यू 300 किप्स, मोमेंट बी की डायरेक्शन में एक्सेंट्रिसिटी क्रिएट करेगा 50 किप्स फिट। इस फुटिंग के ऊपर बेस से 7 फीट ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लोड भी किसी तरफ से आ रहा है 4.28 किप्स। फुटिंग 6 फीट के नीचे रखी जा रही और गैमा 120 पाउंड पर क्यूबिक फिट है। क्यू ग्रॉस 7 KSF। ये क्या चीज है 7 KSF? ये बेयरिंग कैपेसिटी है, जिसको हम सेफ कह रहे हैं। सेफ बेयरिंग, क्यू ग्रॉस मीन सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है। QS दिया हुआ सॉइल का हमें मालूम नहीं करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता था कि यहाँ पैरामीटर्स दिए होते C5 और आप पहले क्यू सेफ निकालते फिर बाकी काम करते। ये प्योरली स्ट्रक्चर का काम है जो आपने स्ट्रक्चर के स्टूडेंट्स के होते हुए आपको बेयरिंग कैपेसिटी मैं दे दूंगा, जो टेक्निकल वाले दे देंगे। आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं
आपने ये फुटिंग का साइज निकालना है। ये आपके लोड उस कॉलम के ऊपर, फुटिंग के ऊपर आ रहे हैं और यहाँ से ये मोमेंट्स आ रहे हैं। अब आपने फुटिंग के साइज निकालने हैं। जो फुटिंग के साइज है वो स्ट्रक्चर वालों ने ही निकालने होते हैं। हमें सिर्फ क्यू एस या क्यू नेट सेफ या क्यू अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी दे देना। ये टिपिकल प्रॉब्लम है जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिज़ाइन करते हुए आप करेंगे, ताकि मैं आपको अपना काम भी याद करा दें। एक्चुअली इस क्लास में तो ज़्यादा आप स्टूडेंट हैं, अदरवाइज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जब आप यू आर डिज़ाइनिंग तो बेयरिंग कैपेसिटी आपके हाथ में होगी। नेट आप देखें ऊपर क्यू जो दिया हुआ है ना, वो इंडिकेट कर रहा है वो कॉलम का लोड है 300 किप्स, बताया नहीं है लेकिन इंडिकेट हो रहा है, ऊपर लग रहा है, तो ये नेट लोड है। तो इस नेट लोड को बैलेंस करने के लिए बेयरिंग कैपेसिटी भी हम क्यू नेट ही यूज करेंगे। तो इसलिए पहले ही लाइन में वो क्यू नेट कैलकुलेट कर रहा है, क्यू ग्रॉस माइनस गामा डी। तो 6.28 बेयरिंग कैपेसिटी ये क्यू एन एस है, ठीक है जी। तो लोड डिवाइडेड बाय दिस बेयरिंग कैपेसिटी 47.77 स्क्वायर फीट एरिया है, और ये स्क्वायर फुटिंग अगर है तो वो 6.9 फिट आ गई है। जैसे मैंने कहा था कि 6.9 फिट आप नहीं रिकमेंड करेंगे, यू स्लाइटली इंक्रीज। उसने कह दिया कि 7/7 फिट करें तो एरिया बढ़ गया। और अप्लाइड प्रेशर अब कितना होगा, 300/49 6.12, और आपकी नेट बेयरिंग कैपेसिटी है 6.28। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज लेसर देन 6.28। अगर आप 6.9 यूज करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, लेस देन आर इक्वल टू इक्वेशन याद है शुरू में हमने जो डिस्कशन की थी। तो ये आपने इंश्योर करना है कि जो ग्रास फुटिंग प्रेशर है वो बराबर हो सकता है मैक्सिमम, या उससे कम रहना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो उसने साफ लिख दिया ओके। लेकिन ये उस सूरत में ओके है कि उसे एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया आपने जस्ट टू स्टार्ट द इशू। क्या मिस है इसमें, आपने गौर किया? इसको प्रोपोर्शन करते हुए हमने क्या किया? सर ये दूसरे लोड्स भी नहीं हमने वो तो कंसिडर ही नहीं किया आपने, सिर्फ ये समझा है कि इस फुटिंग के ऊपर एक कंसेंट्रिक लोड लग रहा है 300 किप्स का, और उसके लिए फुटिंग का साइज जो होना चाहिए ये 7/7 है। लेकिन आपने मूवमेंट भी इग्नोर कर दिया है और हॉरिजॉन्टल लोड जो लग रहा है वो भी इग्नोर कर दिया। तो ये अब इसकी वजह से एक्सेंट्रिसिटी पैदा हो रही है, मूवमेंट लग रहा है ना। ये देखें आप 50 किलो का फिट का मूवमेंट डायरेक्ट दिया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल एक लोड भी लग रहा है बेस से 7 फीट ऊपर, वो भी मूवमेंट उसी डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है। 4.28 इंटू 7 में कर दूंगा तो वो भी मूवमेंट की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में ही है ना। मूवमेंट एक डायरेक्ट मूवमेंट ऊपर इंडिकेट किया हुआ है, और एक हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से भी मूवमेंट आ जाएगा उसी डायरेक्शन में। यस सर। टोटल मूवमेंट वो देखें नीचे, उसने कहा चेक क्यू मैक्स। अब हमने एक ये टेंटेटिव साइज दे दिया, लेकिन उसका तरीका है कि चेक कर लें आपका कि जो मैक्सिमम प्रेशर एक्सेंट्रिसिटी की वजह से आएगा वो किसको एक्सीड नहीं उसको करना चाहिए, ये इसको नहीं एक्सीड करना चाहिए। 6.28 जो आपकी नेट बेयरिंग कैपेसिटी है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। इस राइट साइड के एज पे फुटिंग के प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना। टोटल मूवमेंट 50 डायरेक्ट मूवमेंट दिया हुआ है, प्लस 7 इंटू 4.28 उसी डायरेक्शन में, तो टोटल जो मूवमेंट इस पे लग रहा है वो है 80 किप फिट। अब आपके पास मूवमेंट है, वर्टिकल लोड है, एक्सेंट्रिसिटी हम निकाल सकते हैं। ये आपके पास EM ओवर Q 2.267। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने वर्टिकल लोड लगाया ना 300 सेंटर पे इंडिकेट आप कर रहे हैं, और सेंटर पे ही आएगा कॉलम में। एक्चुअली ये लोड इधर को शिफ्ट हो जाएगा इस अमाउंट से 0.267 से, वर्टिकल लोड यहाँ पे इधर आ जाएगा, इस फुटिंग पे ऐसे लग रहा होगा। मोमेंट को आपने रिप्लेस कर दिया इस लोड को राइट साइड पे शिफ्ट करके। तो मोमेंट और वर्टिकल लोड से EM ओवर Q
ये आ गया, एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास आ गई। एक्सेंट्रिसिटी आ गई तो मैं क्यू मैक्स चेक कर सकता हूँ, आपको पीछे मैंने बताया क्यू मैक्स 349 this and the pressure on the right hand side of the footing base is coming to be 7.54 KSF। ये बेरिंग प्रेशर बन रहा है इसकी वजह से। कंपेयर इट विद द बेरिंग कैपेसिटी विच इज अवेलेबल 6.28, ज्यादा है उससे ये बेरिंग प्रेशर? यस सर, नॉट ओके। ज्यादा हो गया। इसका मतलब यह है कि ये फुटिंग का एज जो राइट साइड पे है वो फेल होना शुरू हो जाएगा, शियर में नीचे धंस जाएगी फुटिंग आपकी, पेनिट्रेट करना चाहिए अगर आप ये साइज लेंगे तो। नॉट ओके, वो कह रहे रिवाइज कर ले। एक तरीका है हिट एंड ट्रायल से, उसने कहा कि फुटिंग 7.75 फीट 7.5 फीट ये एरिया उसका आ जाएगा। अगेन क्यू मैक्स चेक करें 6.03 लेसर देन 6.28। यू मे हैव चेक मे बी 7.5 फीट पे भी आप चेक कर सकते थे। ओके, एंड क्यू मिनिमम तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग है कि वो नेगेटिव ना हो जाए, अदरवाइज तो उससे कम ही रहेगा 3.87 एंड यू कैन प्लॉट इट दिस वन। एंड आपकी फुटिंग के बेस के ऊपर ये प्रेशर लग रहा है और आपकी बेरिंग कैपेसिटी जो अवेलेबल है वो दैट इज 6.28। इज ओके? यस यस सर। ये टिपिकल एग्जांपल है आपकी बाउंड्री वॉल की, कि अगर आपके पास एक बाउंड्री वॉल है 6 फीट उसकी बाउंड्री वॉल है, उसकी हमने फुटिंग डिजाइन करनी। अब उसका अपना वेट 6 फीट का तो कोई इतना ज्यादा नहीं है, तो उसके तो फेल होने के चांस नहीं है, लेकिन आपने देखा कि वो फुटिंग कोलैप्स हो जाती है। क्या वजह है आपके ख्याल में? उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब विंड लगती है मूवमेंट क्रिएट करेगी बहुत ज्यादा, और जब वो मूवमेंट क्रिएट होगा तो वो एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगा। और जब एक्सेंट्रिसिटी आएगी तो ये जो आपकी बाउंड्री वॉल का जो स्टैटिक प्रेशर है ऊपर वेट डिवाइड बाय एरिया बहुत थोड़ा था, बेरिंग कैपेसिटी से कितने कहीं ज्यादा होगा। लेकिन अगर इस तरफ से विंड का प्रेशर आ जाए जो कि बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है जी, तो आपका ये जो राइट साइड एज है वहां पे जो क्यू मैक्स है, क्यू मैक्स उसकी वैल्यू आपकी बेरिंग कैपेसिटी से एक्सीड कर सकती है। एंड व्हाट विल हैपन दैट द फुटिंग विल कोलैप्स, जो कि स्टैटिक कंडीशन में ठीक थी और पता चला रात को तेज हवा चली, अंधेरी चली। ये हमारे हुआ फैसलाबाद में कैंपस में 3 दफा जो है वो उन्होंने बिल्कुल फुटिंग बना दी, बिल्कुल खड़ी, रात को पता चला सारी गिर गई ना। तो इसका तरीका ये है कि या तो आप उसका उतना विंड प्रेशर आपको पता होना चाहिए और उसके मुताबिक डिजाइन करें, और वो काफी कॉस्टली डिजाइन हो सकता है। छोटी सी बाउंड्री वॉल है, उसके नीचे आप काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग बना रहे हैं। उसका एक तरीका जो है ना वो सिंपल है कि आप जो टेक सम मेजर्स टू मिटिगेट और रिड्यूस द विंड प्रेशर। क्या कर सकते हैं? विंड प्रेशर को कैसे? सर हम उसे ना सपोर्ट दे देते हैं, वो वुड लॉक के जरिए ना हम उसे सपोर्ट दे देते हैं, मतलब कि ताकि वो सही तरह मतलब वो स्ट्रेंथन हो जाए। उसके बाद हम वो जो वुड शोरिंग है वो हम उठा देते हैं। हेलो। हेलो। सर की लाइट चली गई।
मैसेज किया ग्रुप में।